नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल रंबर। आप सभी के साथ जनतंत्र टीवी के फेसबुक पेज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज इस लाइव में बहुत ही खास शख्सियत जुड़ने वाली है। टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, इसको लेकर भारत की जनता में जो उत्साह देखा जा रहा है, खेल प्रेमी जो उत्साह के साथ खेलों को देख रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक पर नजर बनाए हुए हैं, ये वाकई में एक उत्साह वाला मोमेंट कहें या खुशी वाला मोमेंट कहें, या हम इसको एक प्रेशियस मोमेंट के तौर पर लेकर चले। इसको लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो काफी सारी तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि भारत की ये टोक्यो ओलंपिक की जो तस्वीरें बेहद खूबसूरत सामने आई है। आज अगर हम बात करें तो रवि कुमार दहिया जो रेसलर हैं, उन्होंने फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। उसके लिए सबसे पहले उनको बधाई, जनतंत्र टीवी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बधाई। और हमारे साथ उनके उस्ताद यानी कि रेसलर योगेश्वर दत्त जुड़ेंगे, और उनके बारे में अगर हम बात करें तो 2012 में ब्रॉन्ज लेकर आए थे, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और इनका अगर हम पूरे घर की बात करें तो परिवार शिक्षक फैमिली से बिलोंग करता है। पूरा परिवार एक कहें तो शिक्षकों का परिवार कहेंगे, हर मेंबर शिक्षक रहा है। और ऐसे में जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो योगेश्वर दत्त, इनका जो एक तस्वीर सामने आई 2012 के बाद, क्योंकि इन्होंने ब्रॉन्ज जीता और फिर ब्रॉन्ज जीतने के बाद जो तस्वीर सामने आई है उसको लेकर बेहद एक खूबसूरत तस्वीर। हम जब चर्चा करते हैं तो जाहिर सी बात है अलग उत्साह आता है, लेकिन आज रवि कुमार दहिया को लेकर वही फीलिंग सामने आई है। खुद हमारे साथ योगेश्वर जी जुड़े। नमस्कार योगेश्वर जी। सुमन रॉय निकलाया होगा नाम सुमन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार जी। जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, रवि कुमार दहिया फाइनल्स में प्रवेश कर चुके हैं। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे सुबह से, तो आपका नाम सबसे पहले, क्योंकि जिस कमरे से आपने तैयारी शुरू की थी उस कमरे में है कि उन्होंने भी तैयारी की। कुछ इसके बारे में हम आपसे जान लेते हैं कि कैसे आपने शुरुआत की थी। उस रूम को लेकर अगर हम बात करें, क्या इतना लकी है वो रूम? देखिए, सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान को बधाई की कुश्ती से मेडल मिला है, पक्का हुआ है, फाइनल पहुंचा रवि दहिया। और ब्रॉन्ज के लिए दीपक पुनिया भी ब्रॉन्ज के लिए लड़ेगा। मुझे बड़े गर्व की बात है, खुशी की बात है। और लगातार 4 ओलंपिक में मेडल कुश्ती से हिंदुस्तान को मिले, ये मेरे क्योंकि पक्का हुआ ये मिल जाएगा 8 में, 12 में, 16 में और 20 में। और जिस तरीके से उसने कुश्ती लड़ी बहुत शानदार है। और बात है मेहनत की, रूम में रहने से तो मैं नहीं मानता कि रूम में रहने से मेडल आते हैं, क्योंकि उस जहाँ पे हम रहते हैं उस रूम में तो 15 एक रूम में 10 15 बच्चे रहते हम्म। इस उम्र में। अभी 23 साल का, अभी तो काफी टाइम है उसके लिए, देश को कुछ देने के लिए। पर मैं खुशी है कि कुश्ती में आज फाइनल में हमारा पहलवान पहुंचा ओलंपिक में, और पूरे देश को बहुत बड़ी, बहुत खुशी की बात है। हाँ जी, वाकई में तमाम भारतवासी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप बधाई के पात्र हैं, हम सभी बधाई के पात्र हैं। हरीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। कमेंट आया, योगेश्वर दत्त भाई को राम राम। राम राम जी, राम राम। कौन से भाई राम राम कर दिए? योगेश्वर राम राम। जी, आपके हम शुरुआत से बात करेंगे, क्योंकि आपका परिवार, जितना हमने जाना है, आपका परिवार, आपके परिवार में शिक्षक ज्यादा है और आप रेसलिंग में आए सामने। तो किस तरह से आपका मन बना और कैसे आपको मोटिवेशन मिली? और आपके पिताजी ने, जहां तक कि मुझे पता है, ज्यादा सपोर्ट किया है। देखिए, गांव कुश्ती तो गांव का ही खेल और गांव के बच्चे करते हैं। तो मैं भी गांव से आता हूँ। मैं बच्चों के साथ ऐसे ही खेलते हुए अखाड़े में गया था जब मैं 6 या 7 साल का था। मिट्टी में बच्चे खेल रहे थे, पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे। योगेश्वर जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। जी जी। ये गांव के खेल है, ये मेहनती लोगों के खेल होते हैं। वैसे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और कुश्ती जैसे खेल में तो हर तरह का त्याग तपस्या करनी पड़ती है। जितने भी आप देखिए अखाड़ में 100-150 बच्चे मिलेंगे, 6-6 मिनट वो घर जाए हो जाते हैं। बस एक ही चीज, सुबह उनके घर वाले हर रोज बच्चे अपने बच्चे के लिए दूध दही लेके आते हैं घर से। 50-60 किलोमीटर दूर दूर से उनके लिए डाइट का बंदोबस्त करते हैं।
और एक कुश्ती में, गांव में कुश्ती का माहौल था, उसमें मैं गया। मेरे मास्टर, पहले गुरु मेरे मास्टर सत्यवीर जी थे, जिन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि आप रोज अखाड़े में आया करो। मेरे गांव में बलराज पहलवान थे, काफी नाम था उनका। कुश्ती लड़ने के दौरान ही उनका स्वर्गवास हुआ था। उनका नाम सुना तो हमने ये था कि हमें भी बड़ा पहलवान बनना है। अखाड़े में जाने के बाद में ओलंपिक मेडल की तो हमने 1996 में सोची थी, जब इंटरपेस का ब्रॉन्ज आया था। जब भी मेरे पिताजी ने बताया था कि ये अभी ओलंपिक है, वहां से ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया है, थर्ड आया है ये, ब्रॉन्ज की जगह थर्ड बोलते हैं, तीसरी पोजीशन लेके आया है ये, और एक ही मेडल हिंदुस्तान का आया है। 4 साल में ओलंपिक होते हैं। तब हमारे मन में भी आई थी कि हम भी ओलंपिक में मेडल जीतेंगे। 1996 से पहले तो हमें पता भी नहीं था ओलंपिक क्या होता है। योगेश्वर जी, अगर हम रवि कुमार दहिया को लेकर बात करें, वो आपको अपना गुरु मानते हैं, उस्ताद कहते हैं। नहीं, उनका उनका सीनियर है हम उनके, वो गुरु तो नहीं, सीनियर है हम उनके। छोटा बच्चा जब हमें सुशील है, मैं थे वहां पे ट्रेनिंग करते थे, तो जी। बहुत मतलब ओलंपिक में गए मेडलिस्ट अमित है, सुशील और मैं थे। और जब ये काफी छोटा बच्चा आया था ये तो, पर क्योंकि पता नहीं था ना कि ओलंपिक मेडलिस्ट बनेगा। हमारा भी किसी को नहीं पता था जब हम छोटे थे कि ये ओलंपिक में मेडल जीतेंगे। हमारे गुरुजी को सब बोलते थे कि ओलंपिक में मेडल जीतेंगे, तो लोग मजाक में समझते थे, मजाक बनाते थे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बातें करे, ओलंपिक में मेडल जीत। पर अच्छा, रवि दहिया, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा हुआ है कि अगर हम विजेंद्र सिंह को लेकर बात करते हैं, तो वो भी जहां से आप बिलोंग करते हैं, वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं, तो काफी सारी सिमिलैरिटीज देखी गई हैं। अगर हम इस बात विजेंद्र सिंह को लेकर बात करें तो, किसको जी? विजेंद्र जी को लेकर। विजेंद्र जी, बॉक्सिंग। हाँ जी। तो अगर हम काफी जगह मैंने कंपैरिजन देखा कि सेम जगह से मेहनत को लेकर जो कंपैरिजन देखा, तो क्या ये बात ठीक है? एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था। देखिए, यहाँ पे ये जो हरियाणा तकरीबन जो ताकतवर का खेल है, हरियाणा में तकरीबन वो करते मिलेंगे आपको। वो चाहे बॉक्सिंग हो या कबड्डी हो या घोड़ा फेंक हो, कुश्ती तो है ही, या कुश्ती तो पूरे हिंदुस्तान का, इसको तो मैं भी बोलता हूँ कि राष्ट्रीय है के बाद राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए इसको, क्योंकि लगातार 4 ओलंपिक में मेडल जीते, हमारा प्राचीन खेल है और मेहनती लोगों का खेल है ये। तो बराबर की चीज है सारी। वो विजेंद्र ने भी देश के लिए मेडल जीता है। योगेश्वर जी, अब आपसे ये भी जानेंगे कि अब जो आपका अब तक का सफर था, हमने जाना आगे के क्या क्या प्लानिंग है, क्योंकि जिस तरीके से हम ओलंपिक की तस्वीरें देखते हैं, आप लोगों ने देश का नाम रोशन किया है, देश का नाम आगे बढ़ाया है, और उम्मीद करते हैं इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अब क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने देश के लिए मेडल जीता। 4 ओलंपिक में मैं खेला, 2004 का, 8 का, 12 का और 16 का, 4 ओलंपिक में खेला हूँ। एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड जीते हैं, इससे चैंपियन बने हैं, बहुत ज्यादा है। और काफी गर्व महसूस करते हैं कि हमने देश, अपने आप पे भी और खुशी होती है अब देख के कि भाई हम देश, कहीं तो हमने झंडा उठा के भागे हम, वो हमारे लिए भी गर्व का पल होता है जब हम तिरंगा लेके भागते हैं। तिरंगा जब लेके हम मैच के चक्कर लगाते हैं तो हमारे लिए भी खुशी की बात है। जैसे अब आज लगाई फाइनल में पहुंचा है, तो हमारे लिए गर्व की बात थी, उसके लिए तो और ज्यादा गर्व की बात थी कि वो तिरंगे का उसने मान सम्मान बढ़ाया है जी। आगे तो हमारा वो है ये है कि हम और अच्छे खिलाड़ी तैयार करें। हमारा टारगेट, काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सचिन पाल कमेंट कर रहे हैं, सर अपने कोच रामपाल जी के बारे में प्लीज बताएं। देखिए, मैं बिल्कुल, ये मैं रामफल मान हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पहलवानों को तैयार करने में। रवि के में भी बहुत बड़ा योगदान है। वो पहले 17 स्टेडियम में ही उन्होंने 17 स्टार एक पौधा नहीं होता जैसे, उस पौधे लगाने में बहुत बड़ा योगदान हमारे रामफल मान कोच साहब का, यशवीर डबास जी का। ऋषिवीर डबास तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गसीदार गए वो, और रामफल मान है ये, जो इन बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्टेडियम की शुरुआत इन्होंने की थी महाबली सतपाल के साथ मिलके। महाबली सतपाल पहलवान वहां पे डिप्टी डायरेक्टर थे। दिन रात ये हमारे साथ रहते थे। हमारे खाने पीने का ध्यान, हम किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, ये कोचेज, ये काम था इनका। और रवि के मेडल में बहुत बड़ा योगदान है इनका। मेरे सुशील के मेडल में तो है इनका बहुत ज्यादा बड़ा योगदान, क्योंकि हमने तो अपना पूरा कुश्ती जीवन ही इनके साथ व्यतीत गुजारा है, रामफल मान और यशवीर के साथ। मेरे जो पहले गुरु थे मास्टर सत्यवीर, पहले गांव में मैं करता था, उसके बाद मैं स्टेडियम में 17 साल में गया, वहां फिर मैं और सुशील, हमारे मेडल में बहुत बड़े योगदान है इनका। और स्टेडियम में तो जो बच्चा निकलेगा
अब तक जो आगे नहीं, क्योंकि अब तो रामफल को साहब है जो हमारी मैं जो अकेडमी चलाता हूँ उसको देख रहे हैं, वहीं पे हैं। और वो तो एक सन्यासी, उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है रामफल मान को साहब ने। उसके लिए हम जितने शब्द बोले मैं बता दूं, जितने शब्द बोले उनके लिए, उनके सम्मान में वही कम होंगे, क्योंकि भारतीय कुश्ती को खासकर हमें यहाँ तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। योगेश्वर जी, कमेंट्स आ रहे हैं, आपने किस तरीके की चुनौतियों का सामना किया है अपने करियर में, और अगर कोई पहलवान बनना चाहता है तो क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, चुनौतियां, बिना चुनौतियों के आप बड़ा काम मुकाम हासिल नहीं कर सकते। एसी रूम में लेट के हर सुख सुविधा भोग के आप चुनौतियों से नहीं लड़ सकते। हमने तो बारिश में भी मेहनत की है, सर्दी में भी, गर्मी में भी। हमारे लिए मैच कुश्ती लड़ने के लिए कोई हॉल नहीं था। गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात का मौसम हो, अखाड़े में ही, बचपन अखाड़े में ही कुश्ती करते थे। गांव में मैट भी नहीं था। रेसलिंग वो तो स्टेडियम में 1997 के बाद स्टेडियम में गए, तब कुछ थोड़ी बहुत सुविधा हुई थी। चाहे बात डॉक्टरी इसकी मेडिकल को लेके हो, चाहे बात डाइट की हो, काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे टाइम में तो स्टेडियम में भी बस पंखे चलते थे, कूलर भी नहीं थे। गर्मियों तो बहुत मुश्किल, क्योंकि वो पूरा स्टेडियम आपने देखा तो पैड़ियों के ऊपर पैड़ियां नीचे रूम में निकले हुए हैं, वो पूरी पैड़ियां तप जाती थी। हम तो दिन रात, हमारा तो गर्मी में कटती थी। कोई वो ऐसा था, क्योंकि पंखा भी गर्मी हवा देता था। अब तो इतनी सुविधा की है सरकार ने, बहुत ज्यादा एसी रूम है, मेडिकल की सुविधा भी अच्छी है, टूर्नामेंट भी खूब। सोना जग पर और ज्यादा चमकता है, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। आप खिलाड़ी देखिए, खिलाड़ी पे तो आप ये खिलाड़ी पे चमकेगी, क्योंकि खिलाड़ी तो तब के आता है, तब खिलाड़ी बनता है, वो चाहे कोई खिलाड़ी हो। दिन रात एक करता है, चाहे वो कुश्ती जैसा एक कठिन खेल हो, चाहे गोल्फ हो, जिनको अमीरों का खेल बोला जाता है, क्योंकि गोल्फ में भी सारा दिन तो वो खेलते रहते हैं। इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको कुछ अच्छा करने के लिए, मेडल योगेश्वर जी, 2012 में जब आपने ब्रॉन्ज जीता था, उसको लेकर एक आर्टिकल में पढ़ रही थी कि उसको लेकर फिर बाद में सिल्वर में उसको कन्वर्ट करने की, उसके पीछे की कहानी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं कॉफी पी सकता हूँ ना बीच बीच में थोड़ी थोड़ी? जी, आवाज मिल रही मेरी आपको? हाँ जी, मैं बोला कि कॉफी पी सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई आपको? नहीं, आवाज आपकी प्रॉपर आ रही है। अरे आवाज की बात नहीं है, मैं कॉफी तो पी सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है जी। एक्चुअली मैं 2012 में मेरा ब्रॉन्ज आया था, सिल्वर आया था रशियन पहलवान का, बेसिक खुद होगा, उनसे मैं बाउट आया था। 2013 में उनका एक रोड एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया था। पर 2016 में उनके जो हमारे डोप टेस्ट के लिए सैंपल लिए जाते हैं, वो दोबारा चेक किया, जो भी सैंपल था उसमें वो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और फिर तब तक उनका ध्यान तो तब तक यह था कि मेडल अपग्रेड होना था मेरा, ब्राउन से सिल्वर। जी। पर तो मैंने फैसला किया कि वो मेडल मैं ना लूं, उसके परिवार के पास ही रहे मेडल, उसकी याद के तौर पे। और मैंने फिर ये कि भाई ये मेडल उसके परिवार के पास की याद के तौर पे रहे। वो मेडल अगर मैं लेता तो मेरे पे एक बहुत बड़ा भार पड़ता, एक परिवार को तकलीफ देने वाला काम था वो। एक पूरे रशियन जो उसके रेसलर था बेसिक खुद को, उसके जितने भी चाहने वाले थे उनको भी एक दुख पहुंचता, और एक वो स्वार्थ बढ़ता। इसलिए एक इंसानियत के नाते मैंने वो मेडल छोड़ा। ये वाकई में काबिले तारीफ है। ना सिर्फ आप एक अच्छे रेसलर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, बल्कि आपका दिल, आपके विचार सुनकर भी अच्छा लग रहा है। हरीश जी का कमेंट आया है, सर रवि दहिया को प्रोत्साहन देने के लिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, किस नजरिए से, और जिससे वो हिंदुस्तान के लिए बोल्ड आए, और किस तरीके की सलाह रहेगी? देखिए, रवि दहिया प्रोत्साहन के आप तो फाइनल में खेलेगा, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गोल्ड जीते, देश के लिए इतिहास बनाए। कुश्ती में ब्राउन्ज भी है, सिल्वर भी है, और देश के लिए गोल्ड जीते। और शुभकामनाएं भगवान से हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो मेडल गोल्ड जीते। मेडल तो पक्का हो चुका है, और यहाँ तक वो पहुंचा तो अपनी मेहनत से पहुंचा, परिवार की मेहनत से पहुंचा, अपने कोचेज की मेहनत से पहुंचा है। अब तो ये है कि उसका भविष्य भी उज्जवल है, और ज्यादा ये नहीं है कि ये ओलंपिक उसका पहला ओलंपिक है या लास्ट ओलंपिक होगा, नहीं। अभी वो 23-24 साल का है, अभी 2 सर
सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही जी। जी, अभी वो मतलब मेरा मानना है कि 2 ओलंपिक और खेल सकता है वो, पर वो बाद की बात। अभी तो कल कल के ऊपर है, कल वो देश के लिए गोल्ड जीते, उसके बाद आगे की है। जी, आपकी तरफ से जानते हैं, अक्सर मैंने देखा है चाहे कोई बॉक्सर हो, रेसलर हो, कोई भी खिलाड़ी हो, अपना जब मेडल जीत लेते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किसी तरीके का कोई सेंटर खोलते हैं, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, आगे जाते हैं। आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए? मैं अकेडमी चलाते हैं, हम लोग 100 से ज्यादा बच्चे हमारी अकेडमी में हैं। हम्म, और तो जी। हमारा यही था, तो सुविधा में मतलब सुविधा तो बाद में तो पूरी मिली, जो परेशानियां हमने झेली वो परेशानियां अब ना आए। बस अपना पूरा ध्यान, पूरी मेहनत हो, पूरा फोकस प्रैक्टिस पे करें। चाहे वो बच्चों को स्पॉन्सर कराने की बात हो, चाहे वो मेडिकल की बात हो, चाहे वो कोचिंग की बात हो। क्योंकि ये कुश्ती ना तकरीबन गांव देहात का खेल, और गांव देहात में वो पता सब मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार से होते हैं। हम्म, काफी मुश्किल, खर्च निकालना काफी जी। मुश्किल होता है, खर्च पूरा करना। ऋषभ इसलिए पंडित कमेंट कर रहे हैं, इनका पूछना है आपको किसी तरीके की सरकार से मदद मिल रही है? देखिए, अब मदद, अब फिलहाल हम मदद सरकार से नहीं ले रहे, अपने आप कर रहे हैं। हाँ, JSW और ओलंपिक गोल्ड कोस्ट बच्चों को स्पॉन्सर कर रहा है। 5 बच्चे OGQ ने स्पॉन्सर किए हुए हैं, 15 बच्चे JSW ने स्पॉन्सर किए हुए हैं। हम्म, हमारा ये मानना है कि पहले कुछ करके दिखाए, उसके बाद सरकार का ध्यान रहेगा तो खुद करेगी। जी। हरीश जी कमेंट कर रहे हैं क्योंकि सर हमारे इस वीडियो को, इस लाइव को आगे काफी सारे और भी लोग देखेंगे, अभी भी काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उन युवाओं के लिए ये सवाल है जो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं कि अगर एक पहलवान बनना चाहे कोई युवा और उसकी डाइट को लेकर सवाल किया जाए तो किस तरीके का डाइट उसे फॉलो करना चाहिए? देखिए, हर एक खिलाड़ी की अलग डाइट होती है, मतलब हर एक गेम में। पहलवानी की जो, जैसे डॉक्टर तो मना करते हैं घी नहीं खाना चाहिए, पहलवान घी खाता है। हम्म, हम्म, दूध कम पीना चाहिए, पहलवान दूध ज्यादा पीता है। हम्म, इसलिए कुश्ती में अगर आप रहते हो तो जो ताकतवर खाना है, दूध है, दही है, घी है, प्रोटीन, जिनमें प्रोटीन है मात्रा ज्यादा है, वो डाइट। हम्म। और प्रैक्टिस भी है, इतनी प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप जितना अच्छा खाओगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। एक वेट का जो लिमिट बनाई हुई है वो किस तरीके से फॉलो किया जाता है? देखिए, कुश्ती में जैसे वेट कैटेगरी है, अब तो जिस दिन वेट होता है उसी दिन कुश्ती होती है। तो पहलवान 2 या 3 4 केजी से ज्यादा वेट नहीं रखता अपना, 2 3 केजी दिन के दिन मतलब वो सेट कर लेता, कम कर लेता है ज्यादा वेट। हम थे जब पहले हम लड़ते थे तो हमें एक दिन पहले वेट होता था, हम 6 से 7 7 8 8 केजी तक भी वेट कम किया हुआ हमने तो। पर जो आज की कुश्ती है उसमें ज्यादा वेट लूज करके आप कुश्ती नहीं लड़ सकते। आपको 3 4 केजी से ज्यादा वेट लूज करेंगे तो आपके लिए मतलब अच्छा नहीं रहेगा वो। चलिए चलते चलते हम कुछ आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे। आपके जीवन की वैसे तो उपलब्धि हमें पता ही है, लेकिन आपकी तरफ से उस ब्रॉन्ज मेडल को छोड़ के कौन सी बड़ी उपलब्धि रही है और कौन सी सबसे बड़ी चुनौती रही है जिसको पार करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगी? देखिए, मेरे लिए तो जितने भी मैंने मेडल जीते हैं, जो भी मेरे लिए वो उपलब्धि है। मैं जब 22 केजी में मैंने 2 घड़ी जीती, मेरे लिए वो भी बड़े गर्व की बात है। मैं, वो भी मेरे लिए उपलब्धि है, उसको प्रेरणा मिली। जी। मैं 2008 में पहली बार एशिया चैंपियन बना, और 21 साल बाद देश को गोल्ड मिला था एशिया चैंपियनशिप में। वो भी मेरे लिए गर्व की, खुशी की बात थी। एशियन गेम्स में 2014 में मैंने गोल्ड जीता, 26 साल बाद वो गोल्ड कुश्ती में मिला था। देश के लिए मैं मतलब 4 ओलंपिक खेला हूँ देश के लिए, जिसमें एक ब्रॉन्ज भी है। 2 बार मैं एशिया चैंपियन बना हूँ जी। गेम्स में, 2 गोल्ड 2010 में, 14 में गोल्ड है। और बहुत से अंडर 17 में वर्ल्ड चैंपियन बना मैं, एशिया जूनियर में एशिया चैंपियन बना। बहुत सारी जो मेरे लिए वो सारे मायने रखते हैं। मेरे लिए हर मेडल, हर जीत, हर हार मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि जीत से मेरे को मेडल मिला, चुनौती के बारे में बात करेंगे सर। जीत से मेरे को मेडल मिला है और हार से मेरे को सीख मिली है, कुछ सीखने को मिला। इसलिए मेरे लिए जीत हार दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती जिसको पार करने में बहुत मेहनत लगी?
जब से भी कुश्ती स्टार्ट की तब से चुनौतियां मेरे साथ में आती रही, मेरे सामने आती रही। वो इंजरी की बात हो या कोई भी बात हो, मेरे लगभग 5 ऑपरेशन हुए हैं दोनों पैरों के, एसीएल, एमसीएल, मेनिस्कस, बैक इंजरी मेरे को रही, डिस्क स्लिप हुई थी, मेरे को नेक इंजरी रही। पूरे कैरियर में मतलब मेरा ये लगाइए कि पूरे कुश्ती कैरियर में मेरे कई साल तो इंजरी में निकले हैं। ऋषभ पंडित पूछ रहे हैं कि क्या बेनिफिशियल है, नेचुरल डाइट है या प्रोटीन पाउडर और टैबलेट्स? नहीं नहीं नहीं, आप नेचुरल डाइट लोगे तो उसका ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ये जो दूसरा प्रोटीन, पूछ रहे हैं, कोरोना के बाद पहलवान की लाइफ कितनी ज्यादा बदल गई है? कोरोना के बाद तो क्या, कोरोना में बदली है सबकी लाइफ, हो पहलवान हो कोई भी हो, और खासकर खिलाड़ियों को काफी मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा था। उसमें प्रैक्टिस से बहुत मतलब प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा परेशानी आई थी। मेरा पर एक ये पर्सनल क्वेश्चन है सर, कोई ना कोई, जी जब आप चुनौती सामना करते हो तो उसका फायदा मिलता है। कोरोना काल में चुनौतियों से लड़े, और आज ओलंपिक में देखिए कि हमारे खिलाड़ियों ने, बात वो नहीं है कि मेडल दी जीतना जरूरी है, प्रदर्शन देखिए कैसा रहा है उनका, सामना उन्होंने चुनौतियां किया है। जी मेरा एक पर्सनल सवाल है कि आपकी फैमिली के बारे में पढ़ा मैंने काफी कुछ, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की कि शिक्षक ज्यादा हैं आपकी फैमिली में, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि एक टीचर बनना चाहिए आपको? जी वो मैंने मौका ही नहीं दिया घर वालों को कि आपको टीचर बनना चाहिए। जब तक घर वालों को पता लगा, जब तक मैं पूरा कुश्ती मेरा समझ गया था। 7 साल की एज में मैंने कुश्ती स्टार्ट की, 6 साल की एज में, और मेरे ख्याल में 9-10 साल की एज में मैं जो गांव के पास में जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें मैं जीतने लग गया था। जी। और गांव का कुश्ती का ही माहौल था, पिताजी टीचर थे, माताजी टीचर थी, मेरे दादाजी भी टीचर थे, जो भाई है वो भी अब लेक्चरर है। हाँ। फिर बात नहीं जी, भगवान ने हमको इस चीज में मास्टर बना दिया, मास्टर तो बने गए हम। बिल्कुल मास्टर तो बने गए, क्योंकि उस्ताद नाम से आप जाने जा रहे हैं आज के वक्त में। अगर रवि कुमार दहिया की तस्वीर आ रही है तो साथ ही आपकी तस्वीर भी सामने आ रही है, क्योंकि उस्ताद गुरु तो आप ही हैं, आपसे काफी कुछ सीखा है। चलते चलते हमारे ऑडियंस जी, हम उनके सीनियर और उनके सीनियर होते थे, हम गुरु या उस्ताद थे, हम उनके सीनियर हुए हैं। पर हमें खुशी है कि हमारे साथ एक छोटा बच्चा ट्रेनिंग करने वाला आज उस मुकाम पे पहुंचा है। जो सपना कभी हम देखते थे, आज हर पहलवान के मन में वो सपना पूरा करने की ललक है। हम तो विदेशियों में जाते तभी देखते थे कि ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक मेडलिस्ट है। हिंदुस्तान में तो कोई पहलवान ऐसा था नहीं जिसको हम देख के कुछ कर पाए। पर आज खुशी है कि यहाँ पे हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जिससे पूछे कि मेरे को वो बनना है, मेरे को वो बनना है, मेरे को ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनना है। हर खेल, और मैं चाहता हूँ कि हर खेल में बिल्कुल ओलंपिक में चैंपियन बने हमारे चलिए, देश से। अब तक के लिए आपको बहुत बधाई, आगे के लिए शुभकामनाएं। चलते चलते हमारे जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लाइव को देख रहे हैं और आने वाले वक्त में देखेंगे, उनके लिए एक छोटा सा संदेश। देखिए सभी कोरोना काल अभी खत्म, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, आप अपना ध्यान रखिए। और ओलंपिक चले हुए हैं, अब हमारे आधे से ज्यादा सफर तय कर चुका है ओलंपिक। हमारे कुश्ती बची है, नीरज चोपड़ा की बची है, कुछ अभी हॉकी चल रही है। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत के आए। और आप सभी भी कोई ना कोई खेल जरूर खेलें। जरूरी नहीं कि आप ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनो, पर अपने आप को फिट रखने के लिए आप जरूर खेलिए, अपने बच्चों को खिलाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, आपने ये शुभकामनाएं दी। तो योगेश्वर जी हमारे साथ, और आज जैसे कि जिस तरीके से हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं ओलंपिक की, और सबसे बड़ी तस्वीर जो रेसलिंग को लेकर सामने आ रही है, योगेश्वर दत्त जी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपना स्ट्रगल शुरू किया था। और हम दहिया साहब की बात करें तो अब मेडल तो पक्का हो ही चुका है, प्रे कर रहे हैं कि गोल्ड आए, लेकिन जिस तरह से फाइनल्स में उन्होंने एंट्री ली है ये काबिल तारीफ है, और आप सभी को उसके लिए बधाई। और आज अभी फिलहाल तो ले रही हूँ आपसे इजाजत, जल्दी हाजिर होंगी किसी ऐसी शख्सियत के साथ जो आपको इसी तरह से प्रेरित करे और आगे बढ़ने के लिए उत्साह करे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।